नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। असम और मिजोरम के बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसी पर हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। बकायदा लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट उनकी ओर से लिखी गई है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर वो क्यों अलविदा कह रहे हैं। पार्टी के भीतर मतभेद की बात वो स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, चंद रोज पहले जब उनकी ओर से अपनी बातें लिखी गई थी, 7 जुलाई का वो पोस्ट जिसमें उनका ये कहना है कि केंद्रीय मंत्री पद जाने की वजह से किस तरह से वो निराश थे, लेकिन बार बार इस बात पर बल देते हुए कि बीजेपी मेरी पार्टी थी और है। लेकिन बाबुल सुप्रियो आसनसोल से जो 2 बार के सांसद केंद्र में मंत्री रहे, उनको टॉलीगंज से बीजेपी ने इसी विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुआ है उसमें उतारा भी था। लेकिन इन सब के इतर 2021 के विधानसभा चुनाव में उनको उतारा भी था, लेकिन उसके बावजूद हार का सामना टॉलीगंज से उनको करना पड़ा है। फिलहाल तमाम बातों का जिक्र करते हुए बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से अलविदा कह दिया है। संन्यास का ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन जो नया मंत्रिमंडल गठन हुआ उसमें बाबुल सुप्रियो की कुर्सी चली गई, जिसके बाद से वो निराश चल रहे थे। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, ये बात बिल्कुल साफ है कि केंद्रीय मंत्री पद गंवाने के बाद बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर बार बार वो अपनी बातों का जिक्र सोशल मीडिया के जरिए किया करते थे। लेकिन अगर स्पेसिफिक मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, वो चाहते तो 3 साल सांसद के पद पर बने रहते और उसके बाद चुनाव नहीं लड़ते अगला, लेकिन ठीक पहले उनका इस तरह से राजनीति को संन्यास ले लेना, राजनीति को अलविदा कह देना, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ हफ्तों से बाबुल सुप्रियो जिसे कहते हैं जो पब्लिक ग्लेयर है उससे दूर चले गए थे और उन्होंने उसका जिक्र भी किया है आज अपने फेसबुक पोस्ट में। हम देख रहे थे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो अंदरूनी लड़ाई है वो बार बार बाहर आती हुई दिख रही थी। कहा जा रहा था कि दिलीप घोष का कुछ फॉलोअर्स है, एक लॉबी है। उसके साथ साथ बाबुल सुप्रियो जो खुद अपने आप जब केंद्र मंत्री बने और 2 बार के सांसद है, तो उनका एक रवैया था, उनकी एक अलग जगह बंगाल बीजेपी में था। और उसके साथ साथ अब जब शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं और शुभेंदु अधिकारी को ऑपोजिशन का लीडर बनाया गया है और ज्यादातर देखा जा रहा है कि जितने सारे भी राजनीतिक कॉल्स है, डिसीजंस है पार्टी का, लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी से लिया जा रहा है। और केंद्र का जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र नेतृत्व है बीजेपी का, वो भी बार बार शुभेंदु अधिकारी को प्रमोट कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इस एक सिचुएशन में जब बाबुल सुप्रियो को इस बार मंत्रित्व से हटाया गया, उनको रिजाइन करने के लिए कहा गया, जरूर उन्होंने उसको सही तरीके से नहीं लिया है। और वो साफ अपने फेसबुक पोस्ट में भी यही लिख रहे हैं कि समाज सेवा करने का बहुत सारा जरिया है, राजनीति सिर्फ एकमात्र जरिया नहीं है। लेकिन उन्होंने मजे की बात यह है कि जो फेसबुक पोस्ट उन्होंने कुछ 1 घंटा पहले किया है उसको एडिट करके उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन डाला है कि वो सांसद पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो बाबुल सुप्रियो ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सिर्फ राजनीति को अलविदा नहीं कर रहे, वो सांसद पद से भी इस वक्त बीजेपी सांसद पद से भी रिजाइन कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनको टिकट मिली थी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए लड़ने के लिए, तो वो सिर्फ अकेले ऐसे सेलिब्रिटी फेस थे। अब बीजेपी में देख लीजिए बहुत सारे सेलिब्रिटी फेस है, फिल्म स्टार्स है। तो कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो को जिस तरह से बीजेपी ने धकेला था और कहा था कि आप ये चुनौती लीजिए, टॉलीगंज से लड़िए, वो सांसद हैं लेकिन फिर भी उनको कहा गया आप टॉलीगंज से लड़िए और अरूप विश्वास जो राज्य के मंत्री हैं उनके खिलाफ लड़िए, हेवीवेट कैंडिडेट हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ हार गए। अब बाबुल सुप्रियो ने ये कह दिया है क्योंकि उनको मंत्रित्व नहीं मिला है और ये एक कारण है, उन्होंने खुद कहा है, इसीलिए वो बिल्कुल 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें इंद्रजीत आपकी ओर से बताई गई हैं। पहला ये कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को प्रमोट किया जा रहा है बंगाल बीजेपी में, जाहिर है उनका कद लगातार बढ़ता हुआ चला गया, क्योंकि नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। इस वजह से भी बीजेपी में उनको लेकर एक अलग तरह का माहौल, इससे भी कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। हाल ही में उनका मंत्री पद इस तरह से जाना, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट में निराशा भी व्यक्त की थी, कहा था कि हाँ मैं अपने लिए दुखी हूं। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण बाबुल सुप्रियो की ओर से ये इस्तीफा लिखते हुए ये लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा गया है। बजाय इसके कि केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके वो उनको सौंपते अपना इस्तीफा, उन्होंने अपनी राय यहां पर जाहिर कर दी। लेकिन सौमित्र खान जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कहा गया, हमारे सहयोगी ने उनसे जब ये सवाल पूछा तो सुनिए क्या जवाब मिला है।
दादा, बाबुल सुप्रियो ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है, अलविदा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है नहीं कि वो राजनीति से वो अलविदा लेना चाहते हैं, ऐसा हिंट दिखा रहे हैं। हमको मालूम नहीं है। बाबुल तो मेरा बड़ा भैया है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी हूँ, मैं सही जानता हूँ। कुछ बात हुआ उनके नहीं, अभी देखा ही नहीं, फेसबुक देखने से बहुत पता चलेगा। थैंक यू। सौमित्र खान, सांसद बीजेपी को आप सुन रहे थे। इंद्रजीत, यहाँ पर एक और सवाल के साथ सीधे आपके पास आते हुए चले, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा हो चुका है, जैसा कि उनके फेसबुक पोस्ट से जाहिर है, और उसके पीछे अंदरूनी राजनीति उन्होंने बड़ी वजह बनाई है। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उन्होंने अब सीधे राजनीति को कर दिया है संन्यास। इस पूरे मामले में आगे और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं सामने, इस पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए अब लौटते हैं हल्ला बोल में आज के अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर। असम मिजोरम के बीच सरहद पर तनाव की हद हो गई है। सीमा विवाद अब सारी सीमाएं लांघ रहा है। दोनों राज्य तनाव को और बढ़ाने वाली हरकतें कर रहे हैं। हद तो यह है कि मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर ही मुकदमा ठोंक दिया है। तो बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सवाल है कि आखिर दो राज्यों में तनाव की नौबत क्यों आ गई? क्या ये दो राज्यों की आपसी गलती है या फिर गृह मंत्रालय की नाकामी? विपक्ष भी इसे लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर है। बहस इन्हीं मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिजोरम असम बॉर्डर पर ऐसी मुस्तैदी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। सीआरपीएफ ने कछार जिले के इस हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। आने जाने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। असम के कछार जिले का यह वही लैलापुर थाना है जहां 26 जुलाई को दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। दो राज्यों की पुलिस के बीच उस खूनी संघर्ष का अंजाम रहा असम पुलिस के 6 जवानों की शहादत। लेकिन 5 दिन बाद भी उस घटना से सबक सीखने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। दो राज्य, दो सरकार, दो पुलिस एक दूसरे से हिसाब किताब बराबर करने में लगी हुई। कैसे, इसकी वानगी आपको दिखाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर मिजोरम में एफआईआर दर्ज होती है। मिजोरम पुलिस आईजी, डीआईजी समेत असम के 6 सीनियर मोस्ट अफसरों को तलब कर लेती है। असम पुलिस की तरफ से भी मिजोरम पुलिस को नोटिस भेजा जाता है। 6 पुलिस अफसरों को पूछताछ के लिए तलब कर लिया जाता है। असम पुलिस मिजोरम के राज्यसभा सांसद के बनलाल वेना की तलाश में दिल्ली पहुंच जाती है। यानी ये लड़ाई नहले पे दहला मारने की हद तक पहुंच गई है। एक राज्य एक्शन में आता है तो दूसरे का सुपर रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस जंग में सीमाएं पीछे छूट रही हैं। कटुता, वैमनस्यता की हदें तोड़ी जा रही हैं। असम के मुख्यमंत्री पर दर्ज एफआईआर के संगीन आरोप बता रहे हैं कि तनी तलवारें अभी म्यान में वापस नहीं होने जा रही। मिजोरम पुलिस का आरोप है कि असम पुलिस के 200 जवानों ने मिजोरम पुलिस के कैंप पर धावा बोला। असम पुलिस ने जबरन मिजोरम पुलिस पर कब्जा करने की कोशिश की। असम पुलिस की तरफ से लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। मिजोरम पुलिस को असम पुलिस की फायरिंग का जवाब देना पड़ा। असम पुलिस ने आम नागरिकों पर भी फायरिंग की, जिससे हालात बिगड़े। इस एफआईआर में जिन आरोपियों को नामजद किया गया है उसमें पहला नाम हेमंता बिस्वा शर्मा का है। उधर असम सरकार मिजोरम पुलिस के खिलाफ सबूत तलाशने में लगी है। असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल उस गांव तक गए जो कि मिजोरम पुलिस की फायरिंग का निशाना बना था। असम सरकार के मंत्री का आरोप है कि मिजोरम पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। भयंकर रूप से फायरिंग हुआ है, ऐसा गांव के लोगों ने बताया है। और पुलिस पे ही नहीं, जिस तरह से फायरिंग हुआ है उससे लगता है कि पागलपन में फायरिंग किया गया है। ये कोई होश में फायरिंग नहीं किया गया है। और ये गोलियां हमको गांव वालों ने दी है। ये गोलियां हमको गांव वालों ने दी है। इसका फोरेंसिक टेस्ट हो और तथ्य सामने आए। असम पुलिस की एक पूरी टीम दिल्ली पहुंची है, मिजोरम से राज्यसभा सांसद के बनलाल वेना की तलाश में।
उन्होंने असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद संसद के बाहर असम पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद असम पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। असम पुलिस का आरोप है कि बॉर्डर पर हुई हिंसा की साजिश रची गई थी, जिसमें मिजोरम सांसद का हाथ था। असम पुलिस के इस आरोप के बाद सांसद बनलाल वेना ने सार्वजनिक तौर पर असम पुलिस को जान से मारने की जो धमकी दी थी वो आपको सुनवाते हैं। More than 200 policemen led by IGP enter Mizoram territory. They pass through all these central paramilitary force camps and enter to our police camp. And they push back our policemen from our own post. And after that, our government asked Assam government to leave this post peacefully. However, they don't want to leave our post, and they gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. दो राज्यों के रिश्तों में लगी आग में रोटियां हर तरफ से सेकी जा रही हैं, खासकर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार के बहुत ही अड़ियल रवैये की वजह से संसद नहीं चल रही, नहीं तो इतना गंभीर वाक्य कि दो प्रदेशों की पुलिस में आमने सामने फायरिंग हो और उसमें लोग मारे जाएं, ये संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की निशानी है। क्योंकि आसाम मिजोरम दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अगर वहां ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री पर दूसरा राज्य एफआईआर करे, एक राज्य के असम के लोग मिजोरम के अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं पर अगर एफआईआर कर रहे हैं ना, तो ये एफआईआर भारत की सोच पे है, भारत की संकल्पना पे है, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। कृपया पुराना वाला भारत लौटा दीजिए हमें ये आपका ये नया वाला नहीं चाहिए। दो राज्यों के बीच खून खराबा और वार पलटवार वाकई एक चिंता का विषय है, लेकिन शायद नतीजों की परवाह किसी को नहीं। सब अपना अपना दामन साफ दिखाने की कोशिश में लगे हैं। गुवाहाटी से हेमंत नाथ और कछार से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दो राज्य सरकारें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से तलवारें तानी खड़ी हुई हैं। डर और दहशत का माहौल इस वक्त दोनों ही तरफ बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि 5 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई हल ऐसा क्यों नहीं निकल पाया है।